हेलो गाइस, माय नेम इज़ अपराजिता। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in। एंड आप जानते हो हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आपकी जियोग्राफी की बुक से। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है गाइस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का सबसे पहले मतलब समझते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी प्रकृति से आ रही चीज, ठीक है, कोई भी प्रकृति से आ रही चीज जैसे कि सिल्क, कॉटन, जूट, तेल, चीनी, कोई भी क्रॉप, ये सब प्रकृति से आता है ना, हम लोग एग्रीकल्चर में उगाते हैं। सो बेसिकली एग्रीकल्चर से आ रही सारे रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होके जब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने जाते हैं ना, सो कहाँ से जा रहे हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से जा रहे हैं। सो जितने भी एग्रीकल्चर आइटम होता है ना, सब इसी के अंदर फॉल करता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सो गाइस देखा जाए तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर सब आ जाता है, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा, सब कुछ खेती करने से आता है। तेल की खेती होती है गाइस, सरसों के बीज की, सोयाबीन की खेती होती है, फिर वो आगे जाके तेल निकाला जाता है उसमें से, ये आपका एग्रो बेस्ड में आ जाएगा। कॉटन की खेती होती है, ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन को उगाया जाता है, ये भी आपका एग्रो बेस्ड में आ गया। फिर ये आगे जाके क्या बनेगा? आगे जाके एक टी शर्ट बनेगी, कुर्ती बनेगी। वो जो बीज उगाए जाएंगे तेल के, वो आगे जाके किस इंडस्ट्री में जाएंगे? तेल निकालने वाली इंडस्ट्री में जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से जूट जा रहा है, जूट की खेती होके जा रही है। जूट की खेती होके कौन सी इंडस्ट्री में जाएगा? जहाँ पे जूट का बैग बनता है, जहाँ पे जूट की चीजें बनती है, जूट के थैले बनते हैं, उस इंडस्ट्री में जाएंगे। सो जो भी एग्रीकल्चर से सामान जाता है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाता है, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो इस इंडस्ट्री के अंदर सब कुछ एग्रीकल्चर से गए हुए रॉ मटेरियल होते हैं। सिल्क ले लीजिए, यू नो गाइस, सिल्क की रेयरिंग होती है, वो जो कीड़े होते हैं सिल्क वर्म्स, वो सिल्क बनाते हैं। चीनी हो गया, गन्ने से चीनी बनता है। तेल हो गया, ये सब एग्रीकल्चर से जा रहा है रॉ मटेरियल बनके, फिर आगे जाके इसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये सब हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में फॉल करने वाली चीजें, ठीक है। अब यार यहाँ पे हम यही बात करने वाले हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या क्या जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, सारा एग्जाम्पल, वही धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री। अब आपको एक चीज बहुत ही ध्यान से समझनी है गाइस कि जब एक कपड़ा बन रहा होता है या फिर एक टी शर्ट, कुर्ती, जीन्स, पैंट, कुछ भी बन रहा होता है, उसका पूरा एक चेन चल रहा होता है। वो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, कॉटन प्लकर कोई और होता है, यानी कि कॉटन को बोने वाला कोई और होता है, उसको प्लक करने वाला कोई और होता है, उसको मार्केट में ट्रांसपोर्ट करने वाला कोई और होता है, धागा बनाने वाला कोई और होता है, यान बनाने वाला। कॉटन का धागा यान कहलाता है। इस तरीके से देखिए, इसको यान बोलेंगे, ठीक है। फिर उसको सिलाई करने वाला, वो अलग इंडस्ट्री होगी, वो अलग फैक्ट्री में लोगों द्वारा, भाई क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं होती उषा की, उन सब से सिलाई हो रही है, ठीक है। उसमें कढ़ाई कोई और करेगा, बुनाई कोई और करेगा, सिलाई कोई और करेगा। फिर आगे जाके रंगाई, टाई एंड डाई का कोई और काम करेगा। फिर लास्ट में जाके भाई कोई ब्रांडेड शोरूम उसमें लोगो लगाएगा, अपना प्राइस टैग लगाएगा, उसको हैंगर में लटका के अपने शोरूम में लगाएगा। उसके बाद वो हम उसे खरीदेंगे। तो एक बहुत बड़ी चेन चली आ रही होती है गाइस, और जरूरी नहीं है कि इस चेन के अंदर सभी को सेम अमाउंट ऑफ पैसा मिले, सबको अलग अलग अमाउंट ऑफ पैसा मिलता है। मतलब जो ब्रांडेड शोरूम में अपना वो कपड़ा लगा रहा है, उसको शायद 3 से 4 हजार रुपए पर टी शर्ट मिले, क्योंकि यार उसके शोरूम में वो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इतनी सारी लाइटें लगा रहा है, एसी दे रहा है, सुंदर से सजा के रख रहा है, वो भी अपना थोड़ा सा जोड़ेगा ही पैसा एक्स्ट्रा। सो ये पूरी एक चेन चली आ रही होती है, सेल्फ रिलायंट चेन। मतलब हर कोई अपना अपना काम करके आगे पास करता चला जा रहा है, ठीक है। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करी जाए तो भारत में बहुत पहले से ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बिठा दिया गया था। इंडस्ट्री भी छोड़िए गाइस, हमारे भारत के कारीगर, जो आर्टिसंस और वीवर्स थे, स्पिनर्स थे, उनके हाथों में पुश्तैनी ये कारीगरी की कला हमेशा से रही है। बहुत से लोग आजकल भी इंडिया में इसी से अपना पेट पालते हैं, ठीक है। सो ये एक इंडस्ट्री गाइस जो इंडिया में बहुत ही पहले से चलती आ रही है, पूरी कंप्लीट वैल्यू चेन चलती है आज के वक्त पे भी। आज के वक्त पे भी बहुत से घरों से कपड़े, वो कॉटन का यान बनकर आता है, या किसी के पास कोई कॉटन उगाता है, उसकी बोरियां भेजता है मार्केट में, वो मार्केट की बोरियां फिर यान बनने को जाती हैं, फिर उसका कपड़ा बनता है, सिलाई कढ़ाई, ये प्रोसेस चला आ रहा है। हर कोई एक एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
एक ही बंदा सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता या सारे काम एक साथ नहीं कर सकता है, ठीक है। सो रॉ मटेरियल से सीधा हमको एक हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तब्दील करके देता है। मतलब कि चेन की शुरुआत जब होती है तब ये एक इतना सा कॉटन बड होता है, ठीक है, और जब चेन का खत्म हो रहा होता है तो एक टी शर्ट बन के तब्दील हो जाता है। एक लो वैल्यू प्रोडक्ट मतलब लो रॉ मटेरियल से लेके सीधा हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हमको मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लकड़ी का हिस्सा दूं तो आप लकड़ी तो यार ऐसे रोड पे पड़ी मिल जाएगी आपको, लेकिन अगर इस तरीके का डाइनिंग टेबल या इस तरीके का फर्नीचर मिल जाए तो भाई 1 से 2 दिन में उठवा लिया जाएगा किसी के द्वारा, वो किसी घर में मिलेगा आपको, है ना। तो रॉ मटेरियल यस उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, लेकिन जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है तब हम उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ही लगाते हैं, है ना। सो इट कंट्रीब्यूट्स टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। अब ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो बिठा रखी है भारत के अंदर, इससे क्या क्या बेनिफिट्स है गाइस। सबसे पहली बात तो लोगों की डिमांड पूरी हो रही है, लोगों को भी कपड़े चाहिए पहनने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, मतलब हर एक कपड़े पे जीएसटी टैक्स वगैरह तो लगता ही है, सरकार की बोनी भी हो रही है, सरकार को भी पैसा मिल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, जितना कपड़े की जरूरत होगी उतनी इंडस्ट्री सेटअप होगी, उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, यानी कि देखिए आजकल के वक्त में हाँ ये जरूर कहूंगी कि मॉडर्निज्म आ गया है, टेक्नोलॉजी भरपूर मात्रा में मौजूद है, लेकिन ये कभी नहीं कहूंगी गाइस कि इतना ज्यादा मॉडर्निटी आ गई है कि इंसानी हाथों को ही हटा दिया जाए। इंसान हर जगह जरूरी है, इंसान इवन एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी बिठाया जाता है। नॉट एवरीथिंग इज डन बाय अ मशीन और अ टेक्नोलॉजी। सो गाइज हर जगह इंसान जरूर चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी लेबर का तो आई गेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओनली वन जहाँ पे इंसान सबसे ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। यहाँ पे मशीन चलाने वाला भी इंसान है, बुनाई सिलाई टाई डाई हर जगह इंसान का हाथ चाहिए यहाँ पे। सो यस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो रही है, लोगों को रोजगार मिलता है इससे, ठीक है। फिर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग मिल रही है। भारत का कॉटन बहुत सारी जगहों पे जाता है गाइस, यूएसए हो गया, जापान हो गया, बहुत से कंट्रीज में भारत का कॉटन जाता है, इंपोर्ट होता है एंड उससे उसको फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स मिलती हैं, ठीक है। सो अगर आप जानते नहीं है गाइस, आई गेस सबको थोड़ा हिस्ट्री वगैरह ये याद ही होगा कि किस तरीके से कॉटन भारत का बहुत मशहूर था, बहुत हाई क्वालिटी कॉटन का कपड़ा बनाया जाता था भारत के अंदर, और हमारे लोगों द्वारा बनाए हुए कॉटन के कपड़े तो वहाँ की रानी भी पहनती थी, इंग्लैंड की, ठीक है। सो कॉटन टेक्सटाइल अभी नहीं आया भारत में, बहुत पुराने वक्त से चला आ रहा है गाइस, ठीक है। बहुत पुराने वक्त से इंग्लैंड के लोग, ब्रिटिशर्स लोग हमारे टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सो पहले के वक्त पे कपड़े बनाए जाते थे, हैंडलूम्स पावरलूम्स बाद में आए हैं। हैंडलूम यानी कि हाथों से सूत काता जाता था, खादी वॉज वेरी प्योर एंड मशहूर, ओके। फिर ब्रिटिशर्स आए अपना पावरलूम लेके, यानी कि अब उनको एक घंटे में कपड़ा नहीं चाहिए था, उनको 1 घंटे में 1500 से 1600 कपड़े चाहिए। उन्होंने जल्दी फास्ट पेस कपड़ा बनाने वाली मिल्स को और पावरलूम्स को इन्वेंट किया, ठीक है, जिससे एक ही बार में बहुत सारे कपड़े बन के तैयार होंगे। सो गाइज हाँ ये आप कह सकते हो कि इंडिया ने थोड़े सेटबैक ड्रॉबैक्स भी देखे हैं, क्योंकि इंडिया बनाता था कॉटन और जूट के कपड़े, लेकिन बाहर बनने लग गए थे सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि ऐसे फाइबर्स जो पेट्रोल से बनते हैं और जिनको बनाने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता, बड़ी जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। और ये सिंथेटिक फाइबर्स में कौन कौन से आते हैं? लाइक्रा, रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हैं। अब लोगों को हाई ग्रेड क्वालिटी वाले कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनको चाहिए, डिमांड उनकी जल्दी है, जल्दी कपड़ा बना के दो, हमें टाइम नहीं, हमें वेट नहीं करना। ऑब्वियसली बात है, कोई वेट नहीं करना चाहता अपने माल के लिए, तो सिंथेटिक फाइबर में बहुत रुचि दिखा रहे थे बाकी लोग, और धीरे धीरे करके क्वालिटी, ये जो कॉटन की क्वालिटी थी इंडिया में, इसकी डिमांड कम होती चली गई। हाँ तो कंपटीशन थोड़ा सा मिला है कॉटन को, कंपटीशन किससे मिला है? सिंथेटिक फाइबर्स से मिला था, ठीक है। इंग्लैंड का कॉटन, इंग्लैंड का सामान अब ज्यादा बिकने लग गया था उस वक्त पे, ठीक है। सो गाइस देखा जाए तो इसका टोटली क्लोज लिंक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सीधा एग्रीकल्चर से। कॉटन और जूट नहीं उगाएंगे तो कपड़ा कैसे सिलेंगे आप, है ना। तो एग्रीकल्चर में ही तो कॉटन उग रहा है, जूट भी एग्रीकल्चर में ही उग रहा है,
ठीक है, तो क्लोज लिंक है सीधा, फार्मर्स से भी क्लोज लिंक है। कॉटन बोल प्लकर एंड वर्कर्स इंगेज्ड, बेसिकली कॉटन बोल, इसको कॉटन बॉल या बोल भी कहते हैं, ठीक है। सो गाइज स्पिनिंग, वीविंग, ये देखिए वीविंग हो गया, साथ ही साथ ये क्या है, डाइंग हो गया, फिर रंगाई जिसको कहते हैं हम लोग, डिजाइन करना, देखिए पैकेजिंग करना, फिर टेलरिंग करना, यार बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कपड़े को बनाने में, ठीक है। सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल एंड डाई, पैकेजिंग मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। मैंने जैसे आपको बताया, एक कपड़ा बनाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा नहीं काम कर सकता, वो सारे अलग अलग काम अलग अलग जगह पे होते हैं। तो केमिकल और डाई, रंगाई वगैरह का काम अलग इंडस्ट्री करती है, टेलरिंग का काम अलग इंडस्ट्री करती है, तो इंजीनियरिंग वर्क, स्टोरेज, पैकेजिंग, लेबल लगाना, ब्रांड का नाम लगाना, वो अलग करती है, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे क्या, जूट टेक्सटाइल की, अनदर अ वेरी इको फ्रेंडली, फिर से बोल रही हूँ, इको फ्रेंडली है बहुत ज्यादा, बायोडिग्रेडेबल है, बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस्तेमाल करो यार, आपके घर में है या नहीं है, मेरे घर में है, मेरे घर में इसी के अंदर मम्मी सब्जी लेने जाती है, और मेरी बहन ने एक बहुत प्यारा सा प्रिंटेड बैग लिया है, उसको 200 रुपये का था, वो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सुंदर सा डिजाइन बना हुआ है। सो ये सब चीजें हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते यार ज्यादा से ज्यादा। इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, आफ्टर बांग्लादेश, यस, आफ्टर बांग्लादेश, ओके। तो बांग्लादेश पहला प्रोड्यूसर है जूट का गाइस। अगर बांग्लादेश हमसे अलग नहीं होता तो आज इंडिया का प्रोड्यूसर हम बैठे होते। कोलकाता के अंदर पहला मिल बिठाया गया था, फर्स्ट जूट मिल बिठाया था 1855 के अंदर रिशरा में, ठीक है, 1855 के अंदर पहला जूट मिल बैठ चुका था, ठीक है। सो गाइस, रॉ जूट और जूट गुड्स इंडिया में बहुत ज्यादा बनते हैं। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। देखो मैंने बता दिया, कोलकाता में तो पहला बना था यार जूट मिल, तो वेस्ट बंगाल में ही होगा, हुगली रिवर के पास में, ठीक है। सो गाइस, जूट की बात करी जाए तो जूट अगेन बायोडिग्रेडेबल है बहुत ज्यादा, ये बहुत इको फ्रेंडली मटेरियल माना जाता है। इसकी डाइवर्सिफिकेशन करी गई थी, मतलब लोग इसे और खरीदें। ऐसे देखो, इसकी शक्ल देखो, बहुत बोरिंग सा आइटम लग रहा है सीरियसली, लेकिन इसकी और डाइवर्सिफिकेशन करी गई थी। इसके नए बैग्स बनाए जा रहे हैं, इसकी चिक्के पर्दे बनवाए जा रहे थे, इसके झोले बनवाए जा रहे थे, और आज के वक्त पे कट्टे जो होते हैं ना, जो बैगेज होते हैं जिसके अंदर आलू वगैरह भरा जाता है, कट्टे जिनको बोलते हैं, वो भी इसी से बने रहते हैं, रस्सियां बनाई जा रही है। सो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो जूट काफी बिकेगा, ठीक है। सो ये जूट हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, बहुत ही अच्छे फाइबर्स है गाइस। एक तो नेचुरली बनते हैं, ऊपर से आप इनको बायोडिग्रेडेबल कह सकते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली कह सकते हो, इन्वायरमेंट के लिए सेफ कह सकते हो, स्किन के बॉडी के लिए सेफ कह सकते हो। वही बात है, इससे पेट्रोल भी बचेगा हमारा, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर पेट्रोल से बनते हैं। आप एक फॉसिल फ्यूल बचा रहे हो उनको इस्तेमाल करके, ठीक है। सो वही बात है गाइस कि इसका इस्तेमाल बढ़ना चाहिए, बट सिंथेटिक फाइबर्स ने काफ़ी कंपटीशन दे दिया था इन सारे नेचुरल फाइबर्स को। अब हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की, ठीक है। तो इंडिया स्टैंड्स इन सेकेंड एज वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, लेकिन पहला प्रोड्यूसर है इंडिया गुड़ और खंडसरी बनाने के लिए। यस, गुड़ और खंडसरी जो आज के वक्त पे आई गेस सबके घर में मिलेगा, गुड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं इसके, लेकिन प्योर गुड़ नहीं मिलेगा उसका नहीं पता यार, प्योर फॉर्म मिलेगा वो नहीं पता। सो चीनी का सेकंड प्रोड्यूसर है और गुड़ और खंडसरी का फर्स्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। चीनी बहुत रिफाइंड बनती है, बहुत ही ज़्यादा रिफाइनरी प्रोसेस से बनती है, इसलिए उसमें कोई भी गुणवत्ता नहीं है, नथिंग इन इट, बेनिफिट होते ही नहीं है, इट्स लाइक अ पॉइजन फॉर योर बॉडी, ठीक है। तो यार यहाँ पे बात मैं बताना पड़ता है यार, मेरे को ना थोड़ा मन करता है आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूँ, वैसे आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ट्राई टू कट चीनी, ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। गुड़ वगैरह बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, इतने बेनिफिट में क्या बताऊँ। सो गाइज, दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, ओके। अब कुछ चीज़ें जैसे कॉइन का ना प्रोज और कॉन दोनों होता है, मतलब टेल हेड दोनों साइड होता है ना, वैसे हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी है। सो गाइस, देखा जाए तो जैसे फर्स्ट प्रोड्यूसर है खंडसरी गुड़ का, सेकंड प्रोड्यूसर है चीनी का। तो एक चीज़ और है इसकी, ये जो गुड़ और चीनी और जो भी बाय प्रोडक्ट मैं आपको बता रही हूँ, सब आते हैं गन्ने से,
ठीक है। अब गाइस एक चीज है गाइस कि ये जो शुगर केन है ना, शुगर केन का थोड़ा सा ड्रॉबैक्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो शुगर केन को पानी बहुत चाहिए होता है उगने के लिए, साथ साथ 9 से 16 महीने चाहिए इसको उगने के लिए। हार्वेस्ट ऑटम, बेसिकली ऑटम बहुत सारे महीने चाहिए होते हैं। सो ये सीजनल क्रॉप बोलेंगे आप इसको, यानी कि थोड़ा वक्त लग जाता है इसको उगने में। साथ ही साथ देखा जाए तो यार शुगर केन के और भी कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि अभी भी थोड़ा सा इसको डिले होता है ट्रांसपोर्ट करने में फैक्ट्री तक। शुगर केन को ट्रांसपोर्ट करने में, जैसे बड़े बड़े टेम्पो में शुगर केन जाता है, बड़ी स्लो स्पीड में चलता है, तो डिले हो रहा है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हो गई, अभी भी बहुत सारे इनएफिशिएंट मेथड्स इस्तेमाल कर रहे जा रहे हैं एग्रीकल्चर में शुगर केन को उगाने के लिए। मेथड्स को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। तीसरी बात क्या हो गई गाइस, इसका जो बैगेज होता है, यस बैगेज क्या होता है, BEGGASE बैगेज। बेसिकली ये शुगर केन गया जो हमें तो यार मतलब जूस में इंटरेस्ट है, बाकी जो बाहर का छिलका आउटर लेयर जो भी बचता है उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा नहीं हो रहा है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कहाँ कहाँ पे कर सकते हो गाइस, बेसिकली एनिमल फीड में कैटल्स को खिला सकते हो आप, एज अ खाना उनको दे सकते हो। दूसरा, आप पेपर बना सकते हो, बहुत अच्छे खुरदुरे खुरदुरे पेपर नहीं होते बायोडिग्रेडेबल नेचुरल वाले पेपर, वो बना सकते हो आप। ठीक है, साथ ही साथ डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह भी बन सकती हैं, जैसे साल लीव्स की प्लेट्स बनती है, हम उसमें खाना खाते हैं, दुर्गा पूजा वगैरह में खिचड़ी वगैरह जिसमें देते हैं। तो यार अच्छे अच्छे यूजेस भी निकल सकते हैं। ये 3-4 मैंने आपको बता दिए जो गन्ने के उगाने से लेकर इनएफिशिएंट मेथड, डिले होता है, एंड बैगेज का इस्तेमाल मैक्सिमम करना चाहिए। ठीक है, बैगेज किसको कहते हैं गाइस, आउटर लेयर गन्ने की। ओके, सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया भाई चीनी वगैरह के बारे में। अब यार इनके प्रोड्यूसर्स को देख लीजिए, कौन कौन किसका प्रोड्यूसर है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग यार यहाँ पे बात करने वाले कि कौन कौन से स्टेट्स बेसिकली क्या क्या उगाते हैं, ठीक है, और क्या क्या कहाँ पे क्या क्या चलता है। ठीक है, तो यार कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो स्पिनिंग जो होती है, जिसको बोलते हैं कताई। ठीक है, सो कताई जो चलती है यानी कि स्पिनिंग जो चलती है वो महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में ज्यादा सेंट्रलाइज है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो कि ब्रिटिश जमाने के वक्त से मुंबई और थोड़ा सा बंगाल और गुजरात, तमिलनाडु, ये कुछ ऐसे बहुत ज्यादा मेन प्रेसिडेंसी थे जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटीज चलती थी कॉटन वगैरह की। सो या वेस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा कॉटन उगाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड ऑल। तमिलनाडु साउदर्न पड़ गया। ठीक है, फिर गाइस वीविंग की बात हो रही है, वीविंग यानी कि बुनाई। ठीक है, तो बुनाई गाइस हाईली डिसेंट्रलाइज कर रखा था। हाईली डिसेंट्रलाइज का मतलब बुनाई थोड़ी सी मशीनरी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ना बनाया जाए। बुनाई का काम अभी लोगों द्वारा ही करा जाता है, हाईली स्किल्ड लेबर्स या ट्रेडिशनल वर्कर्स द्वारा ही करा जाए, वरना अगर ये भी हम लोग मशीन के द्वारा करवाएंगे तो उनका रोजी रोटी छीन ली जाएगी। सो अभी भी ट्रेडिशनल स्किल्स को बरकरार रखना चाहिए, हमें हमारे रूट्स को कभी नहीं काटना चाहिए। यू नो, मशीनरी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इट्स जस्ट नथिंग। ओके, जो हमारे पास हमारी पूंजी है दैट इज ऑल ट्रेडिशनल स्किल्स एंड एवरीथिंग, एंड वो लोग अपनी पूंजी अपने आगे की जनरेशन को देकर जाएं। जरी, कॉटन, सिल्क की एम्ब्रॉयडरी वर्क, ये सब हमको तो सुंदर सुंदर लाइक लहंगा वगैरह हम लोग पहनते हैं ना, ये सब चीजें अगर खत्म हो जाएगी और हम भी मॉडर्न वेस्टर्न क्लोथ्स में आ जाएंगे, मशीनरी के वर्क, इट्स लाइक नथिंग। ओके, सो वही बात है गाइस कि एक पैकेट वाले मतलब केले के चिप्स में और घर में बने हुए केले के चिप्स में बहुत फर्क होता है। सो हमें हमारी वीविंग्स, हमारी रूट्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो कॉटन टेक्सटाइल, बेसिकली कॉटन कहाँ कहाँ उगता है, हमने क्या क्या बताया, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं जूट टेक्सटाइल की। तो जूट टेक्सटाइल आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ज्यादा हम आई गेस फर्स्ट पोजीशन पे होते अगर बांग्लादेश हमसे अलग नहीं हुआ होता, बट स्टिल हम सेकंड पोजीशन पे है जूट को लेके। एंड वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, कोलकाता, ये सब जूट बहुत ज्यादा उगाते हैं। एक चीज और गाइस, कोलकाता एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है, मतलब एक शहरी इलाका है। ठीक है, शहरी राज्य है। सो यहाँ पे बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन, बहुत से चीजें इजी कर देती हैं जूट टेक्सटाइल के अंदर काम को। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, जूट को उगाने के लिए पैसा चाहिए, ओके, बैंक्स आर देयर, लोन देंगे, इंश्योरेंस हो जाएगा। सो कोलकाता इस चीज में हमें मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ और भी मेन मार्केट्स हैं, यस, इंडिया के बाहर भी हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ मेन मार्केट्स है जहाँ पे जूट को थोड़ा सा दिया जाता है प्रेफरेंस, जूट यहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है। एंड ये स्टेट्स जो हैं
इंडिया से भी जूट लेते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट गाइस, ठीक है, आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, बुक में ढूंढते कहाँ रहोगे यार, ठीक है। फिर शुगर इंडस्ट्री की बात करें गाइस, तो शुगर इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश एक वक्त पे आई डोंट नो ईयर याद नहीं है, बट एक वक्त पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूस करा था शुगर केन उत्तर प्रदेश ने। फिर बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, अगेन गाइस वेस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स की बात हो रही है ज्यादातर, एंड नॉर्दर्न स्टेट में आ जाता है गाइस पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। सो गाइज इसकी बात करी जाए तो शुगर केन इंडिया में बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में उगाया जाता है। साथ ही साथ ऐसा बोला गया था कि शुगर केन की ना शिफ्टिंग कर देंगे सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, मतलब वेस्टर्न इंडिया के अंदर। ऐसा इसलिए बोला गया था क्योंकि वेस्टर्न इंडिया में जो शुगर केन उगता है ना, उसका सुक्रोज कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत मीठा उगता है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में थोड़ा कूलिंग क्लाइमेट भी आता है बीच में, तो शुगर केन बहुत लंबा उगेगा, बहुत मतलब मोटा लंबा क्रशिंग सीजन होता है, उसमें शुगर केन की काफी अच्छी वृद्धि होगी। इसलिए शिफ्ट करने को भी बोल दिया था भाई सारी जगहों से महाराष्ट्र के अंदर। ओके, सो ये था शुगर इंडस्ट्री का, एंड हमने सारा का सारा कॉटन, जूट, शुगर सारा कर लिया है गैस, यस। तो यार यहाँ पे हमारा खत्म होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आई गेस मिनरल बेस्ड के बारे में थोड़ा बहुत सबको पता है क्योंकि 5th चैप्टर मिनरल्स के ऊपर ही था, ठीक है। सर दूसरे टॉपिक में हम लोग आपसे जल्दी मिलते हैं। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय हिंद, बाय बाय।